properties of transition elements. We are doing with the various properties and their trends in the modern periodic table. So today we will discuss the last some of the general characteristic properties of transition elements, in which the very first one is formation of complex compounds. तो बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है, ये लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअली होते क्या हैं? दीज आर जस्ट द, आप कह सकते हो, द कंपाउंड्स in which the metal ions bind a number of anions or neutral species that are giving complex species with the characteristic properties. जब ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट अदर न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज के साथ कंबाइन करता है, आयंस के साथ में स्पेशली एनाइंस जो होते हैं, एनाइंस के साथ जब कंबाइन करता है तो वहां पे जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन वर्ड से आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन सिंपली ऐसे केमिकल कंपाउंड जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और डेटिव बॉन्ड्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो 9th यूनिट है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. वहां पे भी आप देखोगे कि जितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बनाते हैं. तो यहां से आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ठीक है जी, क्यों बनाते हैं? तो उसके पीछे जो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखोगे, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइजेस ऑफ द मेटल आयंस, their high ionic charges and the availability of d orbital for bond formation. अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन कि why the transition metals form large number of complex compounds, तो आप ये 2-3 लाइंस लिखोगे वहां पे कि एक तो इनका स्मॉलर साइज होता है, कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल होते हैं ये, ठीक है जी, मेटल आयंस जो होते हैं. आयनिक चार्जेस हाई रहते हैं इनके, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर इंटरेक्शंस रहती हैं वो हाई रहती हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन इजीली टेक्स प्लेस कर जाता है और स्टेबल कंपाउंड बनते हैं. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ ही रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है जी, ये बेसिक सा कॉज बनता है. तो 1 मार्क में आप इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस, हाई न्यूक्लियर चार्ज and availability of vacant d orbital for suitable energy to accept lone pairs of electrons donated by the other combining ions or neutral species. ठीक है, in this way you can explain that transition elements can form large number of coordination or complex compounds. Next way to आपके पास है catalytic properties. तो many of the transition elements act as good catalysts. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले हम करके आ रहे हैं, पी ब्लॉक करके आ रहे हैं, वहां पे भी आपने देखा कॉन्टैक्ट प्रोसेस ले लीजिए, हैपर प्रोसेस ले लीजिए, ठीक है, या एनी अदर केसेस में भी, अदर रिएक्शंस में भी आपने देखा कि जो वहां पे कैटलिस्ट वगैरह यूज होते हैं वो मोस्टली आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. इनमें जो कॉमन रहते हैं आपके पास, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, ये कुछ हैं जो मोस्ट कॉमनली यूजफुल रहते हैं, यूज किए जाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट कर सकते हो आयरन मोलिबडेनम जो होता है, आयरन मोलिबडेनम, ठीक है, FeMO, ये आयरन मोलिबडेनम जो होता है आपके पास स्पीशीज होते हैं, ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है हैपर प्रोसेस में, जो आज की डेट में मतलब करंटली जो यूज किया जाता है, समझ रहे हो. इसके अलावा ये इसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है,
ठीक है, जिसको यूज किया जाता है। इसके अलावा निकल होता है आपके पास, निकल यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे निकल, जिसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, यहाँ पे निकल यूज किया जाता है। वेनेडियम ऑक्साइड आप लोगों को पता है, जो पेंटा-B2O5 यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं हम इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, वहां पे आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 यूज किया जाता है, MnO2 ये यूज किया जाता है यहाँ, ठीक है जी। सिमिलरली कोबाल्ट सॉल्ट यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के केस में, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, इजीली डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाती है कोबाल्ट की प्रेजेंस में। प्लैटिनम तो वर्साटाइल है, वो तो काफी जगह यूज किया जाता है, मैनी प्रोसेस, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गई सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे प्लैटिनम यूज होता है। थ्री स्टेज कन्वर्टर जहाँ पे होता है ना, क्लीनिंग, कार एग्जॉस्ट, यहाँ पे कार एग्जॉस्ट वगैरह जो होते हैं आपके पास, जो क्लीन एयर प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्यूल कंजप्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, वहां पे ये प्लैटिनम यूज किया जाता है तो कैटलिस्ट। इसके अलावा ओस्टवाल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ओस्टवाल प्रोसेस, वहां पे आपका प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट यूज किया जाता है, प्लैटिनम रोडियम PTRH ये यूज किया जाता है इसमें। ओस्टवाल प्रोसेस नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो रहती है ये। इसके अलावा प्लैटियम अलॉन्ग विद प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम की तरह यूज किया जाता है, मतलब ये भी एज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए 3 ऐसे स्पीशी हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होते हैं, निकल, प्लैटिनम, ठीक है जी, प्लैटिनम और प्लैडियम PT। आप +1 में भी करके आए जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे थे, तो वहां पे ये तीनों काफी ज्यादा यूज होते हैं। स्पेशली होते कहाँ पे है याद, कहाँ पे यूज होते हैं ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है आपकी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसको रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, वहां पे ये यूज होते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट, क्या कारण है कि ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, रीजन क्या है। तो इसके पीछे जो बेसिक रीजंस हैं, मेन रीजंस है आपके पास, वो आप देख सकते हो। वेरी फर्स्ट केस में तो ये रहता है कि they can easily form reaction intermediates with suitable reactants, मतलब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इजीली फॉर्म हो जाते हैं इस केस में, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के साथ इंटरमीडिएट इजीली बना लेंगे, तो एक तरह से अल्टरनेट पाथ फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी, जैसा कि आप केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी के केस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। तो उस केस में जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बने हैं वहां पे इजीली डिकम्पोज करके प्रोडक्ट जनरेट कर देते हैं, और जो आपका कैटलिस्ट है वो एज इट इज रिमूव आउट हो जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, दैट इज जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक एंड d ऑर्बिटल्स और देयर tendency to exist as a variable oxidation state और tendency to form variable oxidation state। यानी ओवरऑल जो है आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक एंड d ऑर्बिटल्स, ठीक है, and hence they have variable oxidation states which helps to increase their activity,
टू इंक्रीज देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये रहता है फर्स्ट केस। सेकंड केस में आप देख सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज द सरफेस एरिया। जो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट होते हैं ये सुइटेबल लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं जहां पे रिएक्टेंट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होकर वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होती है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टेबलाइज होके वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं और वहां पे रिएक्शन जो है वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है, ठीक है, बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्टर हो जाती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन इजीली टेक्स प्लेस रहता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स वगैरह डिफरेंट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दी हुई है आयरन 3 जो है कैटालाइज करता है रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस को, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। आप पिछली जो हम लोग करके आए हैं प्री ब्लॉक में वहां से भी दे सकते हो कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है वहां पे इस केस में जब सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन जो कांटेक्ट प्रोसेस थी आपकी, तो वहां पे रिएक्शन आप लिख सकते हो कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है, अब होता क्या है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 जो है ये सल्फर ऑक्साइड इसके ऊपर एब्जॉर्ब की तरह से हो जाती है और वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होती है। यहाँ से ये SO3 जो है वो बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस V2O4 की फॉर्म में यहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है। ये जो V2O4 है डाइवैनेडियम टेट्राऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये दोबारा खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है डाइवैनेडियम टेट्राऑक्साइड, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोबारा से, कहने का मतलब क्या हो जाता है, ये रीजनरेट हो जाता है 2V2O5 इस तरह से। ये आपकी वहां पे जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है वहां पे एक्चुअल रिएक्शन इस तरह से टेक्स प्लेस करती है। इसी तरह से आप ये वाली रिएक्शंस दे सकते हो, आयरन वाली दे सकते हो, कोबाल्ट के केस में कोई भी रिएक्शंस आप इजीली दे सकते हो, एक दो रिएक्शंस एज एग्जांपल्स आप दे सकते हो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे ये इलैबोरेशन दे सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो जिस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज राइज होती हैं इनकी, इसी तरह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह जो होती हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी फॉर्म करती हैं, ठीक है जी। लेकिन कौन से एलिमेंट्स के साथ इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स, मतलब कौन से एलिमेंट्स के साथ बनाएंगी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो उन स्पीशीज के केस में ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगी जिनका साइज स्मॉलर होता है, क्योंकि हमें पता है सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर करके आए हैं कि जो मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं वहां पे बैक एंड साइड्स प्रेजेंट होती है जिनको वॉइड्स बोला जाता है। बैक एंड साइड जो स्मॉल एटम्स होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्मॉल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या कार्बन हो गया, ये स्मॉल साइज एटम जो है वो वहां पे उन पर्टिकुलर बैक एंड स्पेस जिनको इंटरस्टिशियल साइड्स या वॉइड्स बोला जाता है, वहां पे ये ट्रैपिंग हो जाती है इनकी, ठीक है, बैक एंड स्पेसेस में दैट आर प्रेजेंट इन द मेटालिक क्रिस्टल लैटिसेस एंड हेंस, और वहां से आपके पास ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स जो हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हमने किया था ना, आपको याद होगा जब हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे थे, मान लीजिए जैसे ये आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से ऐसे होता है, ये इस तरह से चलते हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स रहता है इस तरह से। तो ये वाली जो स्पेस आप देख रही हो आप, ये क्रिएट हुई ना बीच में से बैक एंड स्पेस जो है, ये इंटरस्टिशियल साइड कहलाती है। फर्स्ट चैप्टर में करके आए हैं हम अच्छी तरह से इसको, यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर रिकैप के तौर पे देख लीजिए इसको, ठीक है जी। ये वाली चीजें, तो ये वाले ये बैक एंड स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्मॉल साइज्ड स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कोई भी आके ट्रैप कर सकता है। और ये जो ट्रैप्ड स्पीशीज होते हैं, ठीक है, मतलब 10 हेटेरो एटम्स
gets trapped in the interstitial sites of the metallic crystals leads to formation of interstitial compounds. जैसे आप देख रहे हो टाइटेनियम कार्बाइड है, मैग्नीज नाइट्राइड, आयरन हाइड्राइड, वैनेडियम हाइड्राइड है, टाइटेनियम हाइड्राइड, ये होते क्या सर नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, मतलब जो इनका केमिकल कंपोजिशन रहती है वो केमिकल फॉर्मूले से बिल्कुल रिवर्स रहती है, अदर देन रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला रहती है, केमिकल फॉर्मूला की तरह, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो वेनेडियम BeH 0.56, टाइटेनियम TiH 1.7, तो ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, दीज आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, ये रहता है इस केस में। सो इनकी जो मतलब आप कह सकते हो कि the nature of these compounds होती है, because of the nature of their composition these compounds are referred as to interstitial compounds। जो प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, यही एनफ है। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, जनरल सी बात है, ट्रैप्ड हो गए, इंटरस्टिशियल साइट्स खत्म होगी, वहां पे ट्रैपिंग हो गई, डेंसिटी इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। बॉन्ड इंटरेक्शंस जो रहती हैं, मेटालिक इंटरेक्शंस, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है, प्योर मेटल से ज्यादा रहते हैं, इसी वजह से हार्ड रहते हैं ये, ठीक है। जैसे बोराइड्स हैं, दे अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, जो बोराइड्स बनते हैं ना, बोराइड्स बोरेन के जो कंपाउंड्स बनते हैं बोरोन के साथ जो बनते हैं, जहाँ पे बोरोन इंटरेक्ट रहती है तो उनकी जो हार्डनेस है वो डायमंड के हार्डनेस के आसपास पहुंच जाती है। इसके अलावा दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंड केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव जिसको आप बोलते हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फाउंड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फाउंड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस तरह से आप रहते हो। और इसके पीछे कारण क्या है, हार्ड होना, रिजिड होना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी, ठीक है, ये सारे का सारा कारण जो है वो इंटरस्टिशियल स्पीसीज का ट्रैप होना ही होता है, समझ रहे हो। बाकी अगर केमिकली बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड्स की ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं, ठीक है, जैसे कि पेरेंट मैटर शो करती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो वो काफी ज्यादा वेरी कर जाती हैं, ठीक है, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये काफी चेंज आ जाती है यहाँ, तो इस तरह से रहता है। और कारण जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, मेनली नॉन मेटालिक एटम्स जो रहते हैं वो ट्रैप कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं इन केसेस में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, वहां पे इंटरस्टिशियल साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, दैट आर स्मॉल साइट्स इन द मेटालिक क्रिस्टल्स आर देयर, so in which the small size atoms can easily trapped out, easily trapping हो सकती है वहाँ, तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। और ये जो स्पेसिस रहती हैं इनके पीछे का जो बेसिक कॉज है वो है डिफेक्ट्स, जो हम लोग ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में करके आए हैं, डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े थे ना, उन वजह से ये जो स्पेसिस आती हैं ये वेरिएबल रहती हैं, ठीक है। और एक कारण यहाँ पे और रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कई बार केमिकल रिएक्शंस भी मान लीजिए टेक्स प्लेस हो जाती है, तो वो भी एक एड अप हो जाता है इसमें फैक्टर की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो शो करते हैं ये स्पीशीज, वो भी इनमें एक रीजन बन जाता है कि व्हाई दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, ये रहता है। तो इसलिए आप लोग इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और इसके बाद बेटा आपके पास लास्ट आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉयज एक्चुअल में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स होते हैं एलॉयज, होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं हम इनको, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोग करके आए हैं, एग्जांपल्स डिस्कस की थी, in which the atoms of one metal are randomly distributed among the atoms of the other metal। एक पर्टिकुलर मेटल के एटम्स जो रहते हैं वो दूसरी मेटालिक क्रिस्टल में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से एड अप कर देते हैं, एक तरह से मिक्सिंग कर देते हैं हम केसेस में। और जो एलॉयज होते हैं दे आर जनरली फाउंड बाय द एटम्स व्हिच हैव मेटालिक रेडियाई विदिन द, मतलब व्हिच हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मेटालिक रेडियाई, या आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स alloys are readily formed by these metals। मतलब मेन देखो सिंपल सी बात है, हम ट्रैपिंग कहाँ पे करते हैं, मिक्सिंग
इजिली कहाँ होमोजेनियस मिक्सचर कहाँ पे बन सकते हैं, जहाँ पे साइज ऑफ द कंबाइनिंग स्पीशीज जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वो 15% के आसपास जितना जिनका मेटालिक रेडियस रहता है 15% ऑफ ईच अदर, 15% के आसपास अगर रहता है तो वहां पे वो अलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी रखते हैं, वो इजीली अलॉयज बना सकते हैं, ठीक है जी। और अलॉयज की केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब अलॉयज की जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आपको पता ही है। जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं देन पीरियड मेटल्स। अलॉइंग क्यों की क्यों जाती है, उसके पीछे का बेसिक कारण ये है कि वहां पे जनरली क्या होता है, टू इम्प्रूव द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटालिक कंटेंट, और उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है रिएक्टिविटी, जो रहती है रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने की, जैसे कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम अलॉय का यूज करते हैं, फिर अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं या इस तरह से ये प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो बेस्ट नोन फेरस अलॉयज, जैसे फेरस आयरन के, उनमें कौन से आते हैं, क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है जी, ये यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स विद नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी बनते हैं, जैसे ब्रास, कॉपर, जिंक के साथ। जिंक अब आपके पास नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इस तरह से आपके ब्रॉन्ज आ जाता है, कॉपर टिन के साथ बनता है, ठीक है जी। आर आल्सो कंसिडरेबल, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इनकी काफी ज्यादा रहती है। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज, तो मेन कारण क्या रहेगा, क्वाइट सिमिलर साइजेस, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ विच द एटम्स ऑफ वन मेटल कैन ट्रैप द एटम्स ऑफ अदर एटम इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, यानी ओवरऑल जो बेसिक कॉज रहता है वो रहता है साइज, दैट इज सिमिलर साइज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां से आपको उत्तर 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs, that is objective type questions as well as subjective type questions, both type of questions are there, ठीक है। तो इसको आपने एक बार दोबारा से पूरे कंसेप्ट को, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, इनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ थोरोली दोबारा रीड आउट कर लेना है, तभी आपको थोड़ा सा इसका और ज्यादा जो है थोड़ी सी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा द जनरल फैक्ट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करनी है वो है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। तो तब तक आप लोग पिछला जो प्रीवियस वर्क है, जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, वो आप लोग अपनी असाइनमेंट नोटबुक्स के ऊपर करते रहिए। असाइनमेंट आपको पहुंच चुकी है, जिसको नहीं मिली है वो मुझे बता दें तो मैं उसको भेज दूंगा दोबारा से, ठीक है जी। बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर टुडेस टॉपिक। ये कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जैसे ये हैं, तो इनको साइड बाय साइड आप कर लिया करो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव एन एग्जांपल। तो ये वही है जो +1 में आप करते आ रहे हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होता है वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसे यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड का दिया हुआ है, ठीक है। मैं पर मैग्नेट, दैट इज मैग्नेट आयंस का दिया हुआ है, MnO4 2 नेगेटिव आयंस की दी हुई है। वहाँ पे पर मैग्नेट आ जाता है, एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट बन जाते हैं MnO4 नेगेटिव और मैग्नीज डाइऑक्साइड, जहाँ पे मैग्नीज जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +7 एंड +4। कहाँ से? +6 से, मतलब खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है। इस तरह से आप इसको एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन, दैट इज व्हाई CO पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है बेटा। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिल देन रीड आउट द होल concept thoroughly once again and prepare the different reasoning questions,
ठीक है जी, ओके।